वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एरिस्टोटल। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में लास्ट क्लास में हमने कवर करा था प्लेटो से ही वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी शुरू होती है, जो कि हमारे सिलेबस में है। फॉर्मली तो अगर देखा जाए प्लेटो से शुरू होती है, बट हमें प्लेटो से जानने से पहले सोक्रेटिस को पढ़ना पड़ता है। प्लेटो क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है। आज हम डिस्कस करना है हमें एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। जानेंगे कि प्लेटो को ही क्यों फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा, किसके ये शिष्य थे और किसके ये गुरु थे। ये चीजें काफी मैटर करती हैं, क्योंकि प्लेटो जो थे वो शिष्य थे सोक्रेटिस के, और सोक्रेटिस के आइडियाज ने ही, सोक्रेटिस के मतलब डायलेक्टिकल मेथड ने ही प्लेटो के आइडियाज को, उनके ओपिनियंस को शेप करा, उनकी एक पर्सनैलिटी को एक तरीके से अरेंज करना सोक्रेटिस के डायलेक्टिकल मेथड में। और आज हम प्लेटो को पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। प्लेटो ने अपनी जितनी भी राइटिंग्स लिखी वो सोक्रेटिस के डायलॉग्स को उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, लिखाई। इसी तरीके से एरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे किसके, प्लेटो के। तो इनके ऊपर भी पूरा पूरा प्रभाव जो देखने को मिलता है हमें, काफी हद तक प्लेटो का दिखता है। बट एक फर्क यहाँ पे समझ लेना चाहिए हमें कि प्लेटो जो थे वो अनलाइक प्लेटो, सॉरी, एरिस्टोटल जो थे अनलाइक प्लेटो, वो काफी रियलिस्ट थिंकर थे, रियलिस्ट थे। और प्लेटो जैसे आइडियलिस्ट थे। हालांकि ये शिष्य जरूर थे प्लेटो के, बट इन्होंने अपने गुरु को क्रिटिसाइज किया काफी हद तक। इन्होंने डिसएग्री करे उनसे काफी पॉइंट्स पे। प्लेटो ने बिल्कुल एज इट इज अपने गुरु के सोक्रेटिस के जो थॉट्स थे, उनके विचार थे, उनका डायलेक्टिकल मेथड जो भी था, उसको यूं का यूं प्रस्तुत कर दिया। कहीं ना कहीं उनके जो अपने विचार भी थे ना, वो भी उन्होंने प्लेटो के मुंह से लिए। ये एक उनकी कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि अपने गुरु को थी। इस तरीके का उनका एक एटीट्यूड भी दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा आइडियलिस्ट थे अपने आप में, कितनी ज्यादा एक एथिक्स इंटीग्रिटी उनके अंदर थी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु सोक्रेटिस जो थे वो तो फादर ऑफ एथिक्स भी वो तो बोले जाते हैं। तो प्लेटो को शुरू, एरिस्टोटल को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा एरिस्टोटल के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हमने प्लेटो को शुरू करा, प्लेटो के बारे में जाना, वो कहाँ से थे, कहाँ उनका जन्म हुआ। एथेंस में हुआ उनका जन्म। तो कहाँ, मतलब किस तरीके का पॉलिटिकल, किसी भी थिंकर को पढ़ने से पहले, किसी भी थिंकर को जानने से पहले, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो एशियन थिंकर्स हो या फिर वेस्टर्न फिलोसफी के हो, कोई भी हो, कोई भी थिंकर जो होता है वो अपने समय का शिष्य होता है। उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है उस समय की घटनाओं का। ये डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो। प्लेटो के ऊपर भी असर पड़ा, सॉरी, एरिस्टोटल के ऊपर भी जो है असर पड़ा उस जमाने के एथेंस का, उस जमाने की ग्रीक सोसाइटी का। यानी कि ग्रीस में था क्या उन दिनों, उन दिनों ग्रीस में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उन दिनों ग्रीस में जो है इस अस्थिरता थी, सामाजिक सामाजिक समरसता थी कि नहीं, सामाजिक वहां पे माहौल किस तरीके का था, और किस तरीके का वहां पे इकोनॉमिकल वो था, सिस्टम कैसा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और वेल्थ, ये सब किस तरीके से था। ये सब चीजें बड़ा मैटर करती हैं, और ये इम्पैक्ट करेगी किसी भी थोड़े से भी जागरूक व्यक्ति को। जो थोड़ा सा भी जिसके अंदर इंटेलेक्ट होगा, जो भी वो इन्फ्लुएंस होगा, और देन स्टार्ट राइटिंग समथिंग। वो फिर या तो लिखेंगे या फिर वो कुछ अपने विचारों को किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। उनका, उनके ओपिनियंस जरूर जनरेट होंगे, उनके ओपिनियंस जरूर बाहर आएंगे, और एक आइडियाज उनके जो भी उनके थॉट जो है वो शेप जरूर लेगा उस एनवायरनमेंट की वजह से। प्लेटो के बारे में अगर बात करें, रियलिस्ट फाउंडर है ये, रियलिस्ट एक्सप्लोरेट के, यानी कि रियलिस्ट थिंकिंग जो शुरू होती है वो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल से शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर हम एरिस्टोटल का लें। ग्रीक फिलोसफर है, बॉर्न इन स्टेग्रा मैसिडोनिया। मैसिडोनिया, स्टेग्रा एक छोटा सा, एथेंस में क्या मतलब, सॉरी, ग्रीस में क्या होता था, पोलिस स्टेट्स होती थी।
यानी कि छोटी छोटी सिटीज होती थी, उनको पोलिस स्टेट्स बोला जाता था। जैसे एथेंस है, जैसे स्पार्टा है, इसी तरीके से एक स्टैग्रा भी एक करके पोलिस स्टेट थी। वहां पे इनका जन्म होता है 384 बीसी में इनका जन्म होता है। ये स्टूडेंट थे प्लेटो के। और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ही वाज टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं ना, उनके ये गुरु थे। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि ये कंटेम्पररी थे, ये समकालीन थे। एरिस्टोटल जो थे, उस समकालीन किसके थे? हमारे देश में जब आचार्य चाणक्य होते थे ना, आचार्य चाणक्य के इस समकालीन थे। ही वॉज टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में दुनिया जानती है कि वो दुनिया को फतेह करने निकला था, और उसने जितनी भी जंग लड़ी, जिस भी देश में गया उसको जीता उसने। यानी कि हम उसके मतलब अलेक्जेंडर की पर्सनैलिटी से हम प्लेटो का अंदाजा, सॉरी एरिस्टोटल का अंदाजा लगा सकते हैं, अरस्तु का, कि उसने अपने शिष्य को क्या सिखाया। कि बस एक तरीके से मैटर जो है ना, पदार्थ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कुछ नहीं। बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातों में पढ़ने से कुछ ज्यादा रखा नहीं है। दुनिया जीतो, दुनिया फतेह करो और आगे बढ़ो, अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन करो, अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करो, अपने देश के अंदर स्थिरता लाओ, किसी भी कीमत पे लाओ। अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको सजा दो। ज्यादा एथिक्स इतने ज्यादा मतलब थोड़ा सा नहीं चाहिए। आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इन्होंने जिस तरीके से, और ये अपनी शिक्षाओं को देते कहाँ थे, इन्होंने भी एक स्कूल खोला जिसका नाम था लाइसेम। जैसे एकेडमी, प्लेटो ने एकेडमी खोली थी, इनके स्कूल का नाम था लाइसेम, स्कूल ऑफ रिसर्च एंड लर्निंग। यहाँ पे रिसर्च होती थी, लर्निंग होती थी। उस समय जब भारत में एक बड़ा महान विश्वविद्यालय होता था जिसको हम क्या बोलते थे, तक्षशिला, टैक्शिला बोलते थे। ग्रीक लोग उसको टैक्सिला बोलते थे। तक्षशिला थी हमारे यहाँ अफगानिस्तान में, आज का अफगानिस्तान है जो, कंधार, उस रीजन में टैक्शिला यूनिवर्सिटी होती थी। और यहाँ इन्होंने जो फाउंड करी थी लिस्कियम यूनिवर्सिटी। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम आइडियल फॉर्म्स टू प्रैक्टिकल रियलिटीज। यानी कि सिर्फ कमरे में बैठ के बड़े बड़े विचार कर लेना, और कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। प्लेटो जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े विचार करते थे, सोक्रेटिस विचार करते थे बहुत बड़े बड़े। एरिस्टोटल का मानना था कि प्रैक्टिकलिटी में उनका बिलीव था कि एक्चुअल व्हाट इज नीड राइट नाउ, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू चेंज राइट नाउ। इस समय किस बदलाव की जरूरत है हमें, हमें अभी किस चीज की जरूरत है। अगर हमें इस समय पैसे की जरूरत है तो हमें पैसा कमाना पड़ेगा। तो फिर पैसा जब कमाना है तो फिलोसफी, बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें करने से कुछ खास रखा नहीं ना। बड़े बड़े मतलब बहुत ज्यादा आपको, बहुत ज्यादा मॉरली हाई नहीं होना, आपको बहुत ज्यादा एथिक्स की आपको बात नहीं करनी। कि जैसे एक हम वो ले लेते हैं एग्जाम्पल के, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कि भाई कोई, हम जानते हैं कि वो बड़ा करप्शन करके और मतलब वोट खरीद के और घूस दे के और करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा ही गेन दिस पोजीशन। तो अगर अब मेरे को कुछ काम है, अगर अब मेरा कुछ काम फंस रहा है, तो एंड इट इज द नीड ऑफ द टाइम कि मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा और मेरे को अपना काम करवाना पड़ेगा। अगर मेरे को किसी चीज की जरूरत है, मैं ये सोच के नहीं बैठ जाऊंगा कि ये तो करप्शन करके चीफ मिनिस्टर बना है और मैं इसके पास नहीं जाऊंगा चाहे मेरा कुछ भी कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं आइडियलिज्म हो गया। बट आइडियल्स डजंट वर्क इन रियल लाइफ। जो आइडियल्स होते हैं ना, आदर्शवाद जो होता है, वो असल जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आता नहीं। आप उसको अप्लाई बेशक कर लो असल जिंदगी में, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेगा। ऐसा एरिस्टोटल का, अरस्तु का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन करके किसी बड़े पद पे चला गया है तो अब आप उसको सलाम करो, कैसे भी गया, यानी कि एंड जस्टिफाई द मीन्स। कहीं ना कहीं एक यहाँ से ये सेंस आ रहा है कि कैसे भी करो, मतलब हमें अपना लक्ष्य हासिल होना चाहिए। सोक्रेटिस ने और प्लेटो ने तो कहा था कि नहीं, सही मतलब तरीकों से ही लक्ष्य हासिल करना है, क्योंकि सोक्रेटिस को तो बोला जाता है भाई फादर ऑफ एथिक्स है वो, है ना। सही लक्ष्यों से, सही मतलब तरीकों से ही लक्ष्य हासिल करना। अरे प्लेटो, एरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। पर
एंड जस्टिफाई द मीन्स मतलब कैसे भी करो, चाहे करप्ट प्रैक्टिस करके, अगर कोई ये ऐसा मतलब कोई एंकरेज नहीं कर रहे कि आप करप्शन करो या कुछ भी करो, लेकिन अगर अगर किसी समय कोई व्यक्ति किसी पद पे पहुंच गया है और आपकी जरूरत है, तो फिर आपको उसको सलाम करना पड़ेगा। ये एक मतलब प्रैक्टिकलिटी इनकी दर्शाती है। एम्पेरिकल अप्रोच इसको बोलते हैं। एम्पेरिकल अप्रोच है मतलब आप रियल में देखो क्या चल रहा है जिंदगी में और उसको एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो खुद को, और अपने सिद्धांतों पे इतना ज्यादा मजबूत होके मत बैठ जाओ। तो उन्होंने शिफ्ट करा फोकस कहां से, आइडियल फॉर्म से लेके प्रैक्टिकल रियलिटीज तक। दैट इज व्हाई ही कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इस सिस्टमैटिक मेथड के लिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला जाता है, ये अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा इससे। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है एरिस्टोटल का। ये तो उनका पर्सनल हमने देख लिया, उनका बिलीव्स क्या थे, बट वो क्या चीजें थी जिन्होंने, जिस तरीके से प्लेटो के आइडियाज ने शेप ली, जिस तरीके के प्लेटो के मतलब पर्सनैलिटी ग्रो हुई, यानी कि वहां का एनवायरनमेंट था ग्रीस का, इसी तरीके से एरिस्टोटल के आइडियाज भी शेप लेंगे। एरिस्टोटल की पर्सनैलिटी, उनका भी थॉट प्रोसेस जो है वो जनरेट होगा, वो यानी कि वो कुछ बन आगे कुछ करेंगे। यानी कि ग्रीक सोसाइटी जो है ना, वो कुछ दिक्कत है वहां पे। सबसे बड़ी दिक्कत जो वहां पे लगती है, प्लेटो की ही तरह इस मामले में ये क्या है, इस मामले में ये प्लेटो के साथी हैं। वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम कह लो यहाँ पे, जो है वो क्या है, वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है वहां। अब आज तो लड़ाइयां होती है, मतलब सब दुहाइयां देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे पॉलिटिशियंस को अक्सर हम देखते हैं न्यूज वगैरह में, जरा सा भी कुछ हो जाए तो कहते हैं कि तो लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र को खा रही है ये सरकार, या फिर सरकार कभी ओपोजिशन पे वो लगाती है, इल्जाम लगाते हैं, कभी ओपोजिशन सरकार पे। यानी कि ये बात आज के जमाने में तो क्लियर है कि लोकतंत्र जो है वो बहुत एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन उस जमाने में तो लोकतंत्र था वहां पे, बेशक वो वहां पे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, वहां पे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी दो है, डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। आजकल जो डेमोक्रेसी जो है, जैसे हमारे देश में, अमेरिका में, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, बिकॉज वी सेंट अवर रिप्रेजेंटेटिव देयर इन द असेंबलीज, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग अस। वो हमें रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए वो क्या बोला जाता है उसको, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हम डायरेक्टली क्या पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल टुडे। आज की दुनिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक जगह बैठ के फैसला नहीं ले सकते ना। 150 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, अपने देश की। इंडिया की छोड़ो, 150 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। किसी सिटी स्टेट की या फिर किसी टाउन की, छोटे से टाउन की ले लो आजकल, अगर किसी टाउन की अगर पॉपुलेशन 5 से 10 हजार है, तो वो भी एक जगह कहाँ बैठे, इतने बड़े बड़े स्पेसेस कहाँ होते हैं, अरे हैं भी। तो क्या आपको लगता है कि सभी लोग ठीक तरीके से पार्टिसिपेट या फिर एंगेज हो पाएंगे उस डिबेट में, उस डिस्कशन में? ऐसा है नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन का साइज इतना ज्यादा लगातार समय के साथ बढ़ गया, तो इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। उस जमाने में पॉपुलेशन इतनी होती नहीं थी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल थी। ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो पंचायतें हैं ना, गांव में पंचायतें जो चलती है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट वहां भी अब बहुत रेयर है। बहुत कोई रिमोट में कोई गांव होगा और वहां की कोई पंचायत होगी ना, कोई मतलब कोई बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के रिमोट में जाके कोई गांव होगा अगर, और वहां पे कोई पंचायत होगी, नॉर्थ ईस्ट में छोड़ो, या फिर कहीं उड़ीसा में किसी मतलब बहुत रिमोट एरियाज में, तो वहां पे हम, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन हो सकता है 100, 150, 200, कई कई गांव हैं आज भी ऐसे, 100, 150, 200 पॉपुलेशन है वहां, तो ये तो पॉसिबल है। वैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। एथेंस में उस जमाने में, ग्रीस में क्या थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। एरिस्टोटल को बड़ी प्रॉब्लम थी इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, जैसे प्लेटो को प्रॉब्लम थी। प्लेटो की प्रॉब्लम के क्या कारण थे? प्लेटो की प्रॉब्लम के कारण थे कि उनका इतना महान दार्शनिक गुरु सोक्रेटिस, ऐसा बोला जाता है कि सोक्रेटिस की वजह से ही आज इंसानियत थोड़ी बहुत बची हुई है, क्योंकि हमारी रगों में जो है सोक्रेटिस का खून बह रहा है। सुकरात ना होते तो आज इंसानियत बिल्कुल मर जाती। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई
हाई मॉरल्स और एथिक्स वाला व्यक्ति कोई रहा है तो वो सुकरात को माना जाता है। अब इतना महान दार्शनिक व्यक्ति अगर किसी देश में और उसको मतलब जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम फिर क्या है? यानी कि वो सोसाइटी में तो जस्टिस डिलीवर हो ही नहीं पा रहा। तो जब जो सरकार या फिर जो पॉलिटिकल सेटअप जो भी है वहां पे, वो जब सोसाइटी में जस्टिस ही डिलीवर नहीं कर पा रही, तो फिर करना क्या है ऐसी सरकार का? तो वहां से मोह भंग होएगा। प्लेटो का हुआ, एरिस्टोटल का होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये तो इट इज अ गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। ये प्लेटो, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोला ही डेमोक्रेसी को, बट ये भी कहा कि इसमें तो गेम ऑफ स्काउंड्रल्स है। यहाँ पे मतलब ऊपर खड़ा होके जो राजनेता होता है वो ऐसे सिर गिनता है। ये काफी हद तक प्रैक्टिकल, अगर इसको देखा जाए तो काफी हद तक रिलेटेबल है ये आज के। हमारे जो राजनेता होते हैं, जो सारे नहीं मतलब जो कई धूर्त राजनेता जो होते हैं, है ना, करप्ट लोग जो होते हैं, उनके लिए हम क्या होता है, वो सिर्फ ऊपर से देखते हैं। दे जस्ट काउंट अवर हेड्स, हाउ मेनी पीपल आर देयर, हम इनको ऐसा क्या दे कि ये हमें फेवर कर दे। उनके लिए हमारी जो वैल्यू है सिर्फ एक वोट की है ना। तो हमारे सिर ऊपर से बैठ के वो सिर गिनते हैं, सिर गिनते हैं। और वो ऐसा कुछ मतलब फेंकते हैं, कुछ भी ऐसा इस तरीके का कुछ एक लड्डू फेंकते हैं कि एक व्यक्ति उसके पीछे होता है, उसको देख के दूसरा उसके पीछे होता है, उसको देख के तीसरा उसके पीछे होता है, सारे जो है वोट कैप्चर हो जाते हैं इस तरीके से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भेड़ चाल बोलते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होती है? भेड़ चाल होती है। ऐसा ये आज भी रिलेटेबल है आज, लेकिन डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी जाती है कि लोकतंत्र की मजबूती होनी चाहिए, ये होना चाहिए लोकतंत्र, और ये और वो पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। इन्होंने तो बोल दिया था कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। कैसे अभी डिस्कस करेंगे। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट उसमें हम थोड़ा देखेंगे क्यों बोला जाता है इनको। अब देखते हैं इनके ऊपर इन्फ्लुएंस। ये हमने देख लिया शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एरिस्टोटल। अब इनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या था? इनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या था, मतलब क्या ऐसा करा इन्होंने, किस किस चीज का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा जो भी है। स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से वो पॉइंट निकलता है। एरिस्टोटल ने इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला जाता है? साइंस में होता क्या है, बट एक्चुअली साइंस टू, साइंस टीचर्स, साइंस हमें सिखाता है क्वेश्चन करना, व्हाट व्हेन व्हाई, क्वेश्चन करना सिखाता है। और उसके लिए एक साइंस में एक और साइंस रिसर्च बेस्ड बात करता है, रिसर्च होती है साइंस में। आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ज्यादा भरोसा, अगर हमारे को कुछ भी शरीर में कुछ भी मतलब बीमारी हो जाती है, छोटा मोटा कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, तो हम फटाफट जाते हैं और किसी डॉक्टर के, किसी मेडिसिन, किसी मतलब एलोपैथी के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। हम आयुर्वेद को मतलब इतना ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते, हालांकि अब ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आयुर्वेदा को लोग इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते, जबकि वो एक एंशियंट मतलब पद्धति है, बहुत पुरानी, उसका अपना एक रोल है। हम एलोपैथी पे ज्यादा बिलीव हमारा इसलिए रहता है क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है, रिसर्च होती है। वो हर चीज को मतलब रिसर्च करेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर फिर रिसर्च करेंगे, रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, तरह तरह के टेस्ट करेंगे, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके फिर वो प्रोजेक्ट की जाती है। देन दे प्रूव दैट इट इज फाइन, इफ यू आर टेकिंग सम दिस मेडिसिन फॉर दिस, दैट इट इज फाइन। तो हमारा एक विश्वास बनता है। आयुर्वेदा में क्या होता है कि हम सिर्फ ट्रेडिशन से, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि आप अगर अश्वगंधा खा लोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, आपका माइंड बड़ा शार्पली काम करेगा, इस तरीके से। उसका बहुत ज्यादा कोई ऐसी रिसर्चेस वगैरह, ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन की बहुत ज्यादा रिसर्च उन पे नहीं होती। ट्रेडिशन हमने सुना है, अपने फादर से सुना है, अपने दादाजी से सुना है, ऐसा सुनते आ रहे हैं। तो कोई ऐसा रिसर्च बहुत ज्यादा कोई होती नहीं, इसलिए लोगों का विश्वास जो होता है ना, वो वहां बनता है जब आप डाटा कलेक्ट करते हो। आपने डाटा कलेक्ट करा और आपने उस डाटा को कलेक्ट करके उन टॉपिक्स पे फिर रिसर्च करना चालू करी, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट। तो हमारा विश्वास उस तरफ ज्यादा बनता है। यही करा किन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या करा, उनके जो लिसियम के जो उनके विद्यार्थी थे, लिसियम जो उनका जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने जो स्कूल खोला था, वहां पे उनके विद्यार्थी थे। ही सेंट हिज डिसाइपल्स टू 158 कंट्रीज। उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके शिष्य थे, उनको दुनिया के 158 देशों में भेजा। क्यों भेजा? कि
इंडिया जाओ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी वहां पे पॉलिटिकल सेटअप है, जिस भी तरीके की गवर्नमेंट है, उसको मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके लाओ। भारत में सरकार कैसे चलती है, या फिर वहां पे उस जमाने के मतलब ईरान में सरकार कैसे चलती है, अरब देशों में सरकार कैसे चल रही है, इजिप्ट में सरकार कैसे चल रही है, अलग 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 देशों में भेजा उन्होंने अपने डिसाइपल्स को, स्टूडेंट्स को, कि आप जाओ और डाटा कलेक्ट करके लाओ। उनके स्टूडेंट्स गए, डाटा कलेक्ट करा, और उन्होंने उसको फिर कंपेयर करना चालू करा डाटा को, कि इंडिया में ये काम हो रहा है, इंडिया में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये लॉ है और ऐसे सॉल्व करते हैं, और ईरान में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इस तरीके के लॉज है, ऐसे सॉल्व करते हैं, इजिप्ट में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है ना, कि उन्होंने डाटा कलेक्ट करा, उसके बाद उन्होंने मैं कंपेयर करना चालू करा कॉन्स्टिट्यूशंस को, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करा। तो ये एक साइंटिफिक पद्धति हो गई। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल में अपने साइंटिफिक पद्धति का यूज करा, यानी कि कंपेयर करना चालू करा। अनलाइक प्लेटो वाज जस्ट सिटिंग इन हिज रूम, है ना, वो अपने रूम में बैठे थे चेयर पे, एंड ही वाज, वो आइडियाज लगा रहे थे बड़े बड़े, कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिलोसफर किंग जो होगा वो सारी समस्याओं का निदान कर देगा, वो फिलोसफर किंग होना चाहिए, मतलब आइडियल स्टेट जब भी बनेगी जब फिलोसफर किंग होगा, वो आइडियल स्टेट फिलोसफर किंग बनाएगा, वही सोसाइटी में जस्टिस डिलीवर करेगा, वो सबको उसके मतलब अकॉर्डिंगली काम सौंपेगा, जब इस सोसाइटी में मतलब जो है जस्टिस आएगा। वो आइडिया लगा रहे हैं, इसलिए उनको यूटोपियन, कल्पनाओं में उड़ने वाला बोला जाता है प्लेटो को। इन्होंने आइडियाज नहीं लगाया, इन्होंने ये नहीं कि कहीं बैठकर आइडियाज लगाया अरिस्टोटल ने, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा अलग अलग देशों में, कि भाई तू यहाँ जा, तू भारत में जा, तू वहां जा, तू इजिप्ट जा, तू ईरान जा, तू फलाना, कहीं कहीं भेजा, और अलग अलग कंट्रियों के डाटा कलेक्ट कराए, कॉन्स्टिट्यूशंस के, वहाँ की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी है, डाटा कलेक्ट करा है, उनको रीड करा, उनको कंपेयर करा, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब इतना ज्ञान हो ही गया, तो हम भी कहीं मार्केट में जब शॉपिंग करने जब जाते हैं, तो हम अलग अलग ब्रांड्स में जाएंगे, कि नहीं यार यहाँ पे ये चीज अच्छी नहीं, हमें पता लग जाता है कि वुडलैंड की जीन्स अच्छी नहीं है, और फलाने रेड टेप के जूते अच्छे नहीं है, और ये अच्छे नहीं है, वो, यानी कि हम डिफरेंट उसमें जाते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है। एक साइंटिफिक मेथड है अपने आप में। तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज करा अपनी स्टडी में, इसलिए उनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोला जाता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये कारण था, समझ आ रहा है, इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। और उनसे प्रभावित हुए आगे चल के काफी थिंकर्स, जैसे जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि एरिस्टोटल जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के, यानी कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं थे वो। प्लेटो का क्या था? प्लेटो बिलीव करते थे कम्युनिज्म इन कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली होगी ही नहीं, आपके ना बीवी होगी ना बच्चे होंगे, क्योंकि जब आपकी फैमिली नहीं होगी तो आपका अटैचमेंट ही नहीं होगा किसी तरफ, आपकी लॉयल्टी जो होगी वो सिर्फ स्टेट के प्रति रहेगी, क्योंकि आपका अटैचमेंट नहीं होगा तो आप फिर करप्शन भी नहीं करोगे, तो आप पूरी तरीके से खुद को यानी कि स्टेट को समर्पित कर दोगे। लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल का ऐसा मानना नहीं था, उनका मानना था प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ही कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करते हैं। तो जॉन लॉक कहीं ना कहीं से प्रभाव होता है, वो नेचुरल राइट की थ्योरी देते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, नेचुरल राइट की थ्योरी देते हैं, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक वो फंडामेंटल राइट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, नेचुरल राइट है ये। मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू जो एक फिलोसफर है, एक पॉलिटिकल थिंकर है, वो भी इनसे इंस्पायर क्यों होते हैं, इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर की, अभी हम जब जस्टिस में बात करेंगे ना, प्लेटो एरिस्टोटल में जस्टिस में जब अभी हम बात करेंगे, तो जस्टिस में वो बताएंगे कि दो तरीके का जस्टिस होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एक कम्युनिटेटिव होता है, यानी कि एक काम जो है, एक तो जस्टिस, एक तरीके का जस्टिस ये होता है जो सिर्फ विधायिका देखेगी, और दूसरा जस्टिस जो होगा सोसाइटी में जो डिलीवर करेगी वो न्यायपालिका का कार्य है, यानी कि कामों का बंटवारा कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी ही इन्होंने दी थी मोंटेस्क्यू ने, आप पढ़े होंगे तो। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? एरिस्टोटल का सिग्निफिकेंस, इंट्रोड्यूस ऑब्जर्वेशन बेस्ड एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स।
एम्पेरिकल अप्रोच, ऑब्जर्व करना सोसाइटी में, मतलब ये नहीं कि बस कहीं बैठ कर अपना अंदाजा लगा लिया, अंदाजों पे नहीं चलना। अंदाजा लगाना और ऑब्जर्व करना दो अलग अलग चीजें। ये ऑब्जर्व करते थे कि ये चल रहा है मेरी सोसाइटी में, अच्छा ये सही है या ये गलत है। सिर्फ अपने बैठ के अंदाजा ही नहीं लगानी है कि, यानी कि ऑब्जर्वेशन से मतलब है थोड़ा उसकी गहराई में जाना, तथ्यों को जानने की कोशिश करना। फील्ड फील्ड वर्क से थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा फील्ड वर्क से रिलेटेड है कि गहराई में उतरो और ऑब्जर्व करो। मूव फ्रॉम प्लेटोज यूटोपिया टू एरिस्टोटल रियलिज्म। एरिस्टोटल का मतलब रेलेवेंस देखे और सिग्निफिकेंस देखे आज के उसमें, तो प्लेटो जो थे यूटोपियन उनको बोला जाता था, कल्पनाओं की उड़ान भरते थे कि ऐसी इस तरीके की सरकार होगी, इस तरीके की सरकार होगी, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। सॉरी। एरिस्टोटल का मानना क्या था, क्या है, ऐसा होना चाहिए। आज क्या है मतलब उसमें चेंज करो, कहीं बैठ के अंदाजे नहीं लगाने की फिलोसफर किंग आएगा और ये कर देगा, पर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही होगा। एरिस्टोटल का मानना था कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड व्यक्ति ही जो होगा वही मतलब चलाएगा देश को। बहुत सारे इस तरीके के मतलब एजुकेटेड लोग भी हैं जो मतलब बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, उनको नहीं कुछ पता होता, और ज्यादा सोसाइटी की इनकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इनको ना बहुत ज्यादा सिस्टम की नॉलेज होती, ना उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती। तो फिर ऐसी एजुकेशन तो कुछ खास है नहीं। तो एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी, इज नेसेसरी बट फॉर अदर पर्पसेस टू। लेकिन जब बात रूल करने की है तो जरूरी नहीं है कि आपको पीएचडी होल्डर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता, शायद आज के डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो इसी पे काम करते हैं। ऐसा होता तो हमारे देश में भी प्रधानमंत्री बनने का क्राइटेरिया रख देते कि भाई आपको एटलीस्ट कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। है? ऐसा है नहीं, वो इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा पॉलिटिक्स को एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट, यानी कि पॉलिटिक्स को इस तरीके से देखते हैं। और वो जो देखते हैं ना ब्लेंडेड एथिक्स विद गवर्नेंस, वो सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि एथिक्स को सिरे से नकार देते हैं कि आपको बिल्कुल एथिकल नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। एथिकल भी होना चाहिए, बट समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू साइड दिस मॉरल्स और एथिक्स और हाई वैल्यूज, है ना। फॉर स्टेट के मतलब जब उसकी बात आ जाएगी, जब स्टेट के ग्रो करने की बात आ जाएगी, और अगर हम बहुत ज्यादा एथिकल होके बैठ जाएंगे तो फिर अगर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आज की डेट में, चाइना ने अगर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, अगर हम इतने ज्यादा हमारे हाई मॉरल्स है और हम इतने ज्यादा एथिकल है, तो हम तो ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं, चाइनीज सोल्जर भी तो प्राणी हैं, जीव हैं, और वो मारे जाएंगे, तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे ही नहीं, ऐसे तो फिर हमारे देश पे कब्जा हो जाएगा। तो ऐसा एरिस्टोटल का मानना। बहुत से लोग हो सकता है वो इस तरीके से माने भी जो आइडियलिस्ट होते हैं, बट आइडियल्स डजंट वर्क इन रियल लाइफ, मैंने पहले भी बताया, कब्जा हो जाएगा देश पे, पक्की बात है। एरिस्टोटल का कहना है एथिक्स होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि आप इतने भी ज्यादा वो नहीं कि आप करप्शन करो और शरीफ आदमी को परेशान करो, गरीब आदमी को नहीं, लेकिन जब जरूरत है तो आप अपने एथिक्स को साइड में रखो। और गवर्नेंस में जरूरत होती है इस चीज में ना, जब गवर्नेंस आप कर रहे हो तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ता है। जब राष्ट्र की बात आ जाती है, स्टेट की जब बात आ जाती है, तो फिर ये काफी सारी चीजों से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप अपने एथिक्स से भी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो उसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। उनके तीन इंपॉर्टेंट वर्क्स है। सबसे इंपॉर्टेंट तो उनका जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट उनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स। ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें उनके ज्यादातर आइडियाज जो है, ज्यादातर विचार जो है, हमें पॉलिटिक्स में ही देखने को मिलते हैं। उनकी बुक है पॉलिटिक्स, एक है निकोमेशियन एथिक्स है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है। ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी, बट ये आपको थोड़ा नोट डाउन कर लो, ये आपको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट उनकी बुक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स उनकी किताब का नाम है जो उन्होंने लिखी, जिसको आज हम डेली की भाषा में बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, उनकी किताब का नाम पॉलिटिक्स है। जैसे प्लेटो की मेथोडोलॉजी की बात की थी हमने, तो इनकी मेथोडोलॉजी क्या, प्लेटो ने सत्य की खोज करने की कोशिश की, सोक्रेटिस ने, उनका मेथड क्या था, उनका मेथड था डायलेक्टिक्स, डिबेट। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मेरे से फिर उसके काउंटर में सवाल करेंगे, फिर मैं आपसे करूंगा, आप मेरे से करेंगे, मैं आपसे करूंगा। इस तरीके से हम सत्य की खोज तक पहुंचेंगे। इनका क्या है,
एम्पेरिकल मेथड स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट्स नॉट आइडियल्स पे बात नहीं करनी जाती, फैक्ट्स पे बात करो, सही क्या है उस पे बात करो जो अभी है, फालतू की बहस में नहीं पड़ना। यानी कि डायलेक्टिकल मेथड तो एक तरीके से इनको कह सकते हैं कि समय की बर्बादी लग रही है। ऑब्जर्वेशन, वो कहते हैं कि ऑब्जर्व करो, क्या है आपके मतलब आप भगवान ने आपको सेंसेस दिया, उनका इस्तेमाल करो, आपकी जो ये इंद्रियां है ना इनका इस्तेमाल करो और देखो जांचो सोसाइटी में हो क्या रहा है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट, उसको मतलब उसको डायग्नोस करो एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट। ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये नहीं कि बस बैठ के कमरे में अंदाजा लगा लिया। आपको मतलब समस्याओं को जानने के लिए, किसी शहर की समस्याओं को जानने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। सच्चा पत्रकार वही बनता है ना, एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो रिपोर्टिंग करे, गलियों में घुस के, बड़े रिमोट एरियाज के गांव में जाके, वहां जाके लोगों को सुने समझे। दिल्ली के नोएडा के स्टूडियोज में बैठ के जो लोग मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फिर एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, वो फिर सच्ची पत्रकारिता। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि आप जब ऑब्जर्वेशन आपको करना है और आपको फील्ड वर्क की मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा जो है ना वो बात कर रहे हैं एरिस्टोटल, आपको कमरों में बैठ के आइडियाज लगाने नहीं है ज्यादा। फेमस कोट है उनका, मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल, इसको नोट कर लो। अभी जब स्टेट की थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो इसको आप जब समझ पाओगे। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, अब थोड़ा जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे ना आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे, कंपेयर करेंगे इसको प्लेटो को एरिस्टोटल से, तो आप प्लेटो जो थे आइडियलिस्ट थे, प्लेटो वाज आइडियलिस्ट, एरिस्टोटल रियलिस्ट थे। वो फिलोसफर किंग की बात करते थे, लेकिन एरिस्टोटल किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। फिलोसफर फिलोसफर किंग नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होना चाहिए, यानी कि कोई भी आएगा वो जीतेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सरकार चलेगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सरकार चलेगी। और उनका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल वाला, यानी कि रूल ऑफ लॉ बोल सकते हैं इसको, रूल ऑफ लॉ, यही आइडिया यानी कि जो वो किसको आगे चल के इंस्पायर करता है, जॉन लॉक के, उसमें हम देखते हैं। फिर अभी देखा था ना हमने पीछे, जॉन लॉक रूल ऑफ लॉ की फिर फुल फ्लैज बड़े लार्ज स्केल पे बात करते हैं। तो वो बात करते हैं, प्लेटो कहता है कि भाई फिलोसफर किंग जो होगा ना, जिसने 35-45 साल की एज तक जिसने पढ़ाई करी है, पीएचडी करी है, वही समाज की सारी बुराइयों को दूर कर सकता है, वही अच्छा रूलर साबित हो सकता है। एरिस्टोटल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलना पड़ेगा हमें, और उसके अकॉर्डिंग चाहे फिर कोई एकदम जिसने फॉर्मल एजुकेशन ना ही गेन करी हो ना, ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश का बन सकता है, वो भी एक अच्छा शासक हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होना चाहिए, लॉ का रूल होना चाहिए, फिलोसफर किंग से कुछ होगा नहीं ज्यादा। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करते हैं, वो समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी कैसे, इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी है ना जो दो तरीके से होती है, एक है एब्सोल्यूट और एक है प्रोपोर्शनल। समाज में प्रोपोर्शनल इक्वालिटी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट इक्वालिटी का तो मतलब ये हो गया कि सबको मतलब सबके साथ एक सा व्यवहार कर दो। जब हम नेक्स्ट कभी क्लास में जब इक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वालिटी का भी आता है, वो डिटेल में जाके बात होगी, यहाँ नहीं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वालिटी वो लगभग लगभग यही चीज है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो गई कि ट्रीट ऑल इक्वल, बट प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का मतलब है कि हम सभी को एक साथ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। एक व्यक्ति है जिसके पास धन संपदा यानी कि वेल्थ मतलब, और उसके पास प्रेस्टीज रेपुटेशन सब कुछ है, दूसरा एक प्रिविलेज सेक्शन अनप्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसके पास कुछ नहीं, वो रेस की लाइन में पीछे है। तो उसको उसी की तरह के लोगों के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए, उसको उस व्यक्ति के साथ हमें उसके जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, नहीं तो इससे समाज में क्या एक असमानता बढ़ेगी। और ये असमानता जो होगी ना, तो जो अनप्रिविलेज क्लास है ना सोसाइटी की, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उसके अंदर एक एंगर आता है, तो वो रिवोल्ट की तरफ जाता है। तो इसलिए समाज में क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं एरिस्टोटल, यही जस्टिस है। प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है, समाज में समरसता हार्मोनी होनी चाहिए, मतलब समाज में हार्मोनी होनी चाहिए। और वो हार्मोनी कब बनेगी, जब वो व्यक्ति वही काम करेगा जिसके लिए वो बना है, जिसमें वो काबिल है।
ये नहीं कि आपने एक डॉक्टर को काम सौंप दिया कि कपड़े सिले, तो फिर ये एक तरीके का, वो एरिस्टोटल कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं, बट हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी होनी चाहिए। प्लेटो जो है वो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, यानी कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, एवरीथिंग जो भी कुछ है वो सब स्टेट का होगा। लेकिन एरिस्टोटल जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेचुरल मानते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि हमारी अपनी पर्सनल फैमिली भी होनी चाहिए और हमारी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। एरिस्टोटल यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मानता है, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही आगे चल के जो है वो जॉन लॉक को मोटिवेट करेगा, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट एक तरीके से बता देंगे। एरिस्टोटल वैल्यूड प्रैक्टिकली ओवर प्लेटोस की यूटोपिया के ऊपर उन्होंने, यानी कि प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा जोर दिया इस बात के ऊपर। अब आते हैं कि थ्योरीज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। सबसे पहले तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो पहले है, यानी कि स्टेट इज इंपॉर्टेंट, स्टेट का अपना एक महत्वपूर्ण महत्व है स्टेट का। चलो कोई नहीं, स्टेट की जब वो बात करते हैं ना, थ्योरी ऑफ स्टेट जब एरिस्टोटल देते हैं, तो एक तो होगा व्यक्ति वो जो इंडिविजुअल की बात करेगा, इंडिविजुअल को महत्व देगा, और एक होगा दूसरा जो स्टेट को पहले मानेगा, स्टेट इज प्रायर, यानी कि प्रायोरिटी में होना क्या चाहिए, स्टेट होना चाहिए प्रायोरिटी में, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। एरिस्टोटल कौन थे, वो स्टेट को मानते थे, वो कहते थे स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी में बिलीव था उनका, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। उनका मानना है स्टेट जो है ना वो नेचुरल है, वो अनलाइक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी थ्योरिस्ट है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर, जैसे जॉन लॉक, हॉब्स से शुरू हो जाता है, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, है ना, और क्या नाम से जे जे रूसो, ये कौन, ये लोग कौन है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट है, यानी कि इनके अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो व्यक्ति ने खुद करी है यहाँ पे आके मजबूरी में। हॉब्स के अकॉर्डिंग भी व्यक्तियों ने मिलकर राज्य को बनाया, और जॉन लॉक के अकॉर्डिंग भी, रूसो के अकॉर्डिंग। लेकिन एरिस्टोटल कह रहे हैं कि स्टेट इज नेचुरल, वो हमेशा से है, सदा से है, वो इंसान ने नहीं उसको बनाया, इंसान कोई नहीं उसको बनाने वाला। स्टेट इज नेचुरल एंड स्टेट इज बिफोर द इंडिविजुअल, स्टेट इज प्रायर, इंडिविजुअल से ज्यादा स्टेट का महत्व है। क्यों, स्टेट कैसे आता है, एक एक चेन चलती है कि सबसे पहले होती है क्या, फैमिली, और उसके बाद आता है फिर सोसाइटी, देन स्टेट। सबसे पहले फैमिली होती है, बच्चा अपने घर में जन्म लेता है, तो उसको जो भी कुछ सबसे पहले उसकी पाठशाला क्या होती है, उसकी माँ होती है, उसका परिवार होता है, यानी कि वो उसके घर के अंदर भी एक स्टेट का कॉन्सेप्ट चल ही रहा है ना, फादर फिगर होती है, वो मतलब सारे कंट्रोल करता है पूरी फैमिली को, या किसी घर में मदर कोई भी हो सकता है। तो वहां से जब वो निकलता है, तो यानी कि उसने जो भी कुछ सीखा अपने दम पे कभी कोई कुछ नहीं सीखा, स्टेट का रोल हमेशा कहीं ना कहीं होगा, फैमिली को कहीं ना कहीं वो स्टेट ही मान रहे हैं यहाँ पे, फैमिली को स्टेट, यानी कि फैमिली, फैमिली से सीखा, पहली पाठशाला जो होती है फैमिली होती है, उसके बाद वो सोसाइटी, उसके बाद सोसाइटी में आ जाता है, वो कदम रख देता है, समाज है उसके चारों तरफ, व्यक्ति है। मैं भी आज जो भी कुछ कर रहा हूं, अगर मैं मैं ये बोल रहा हूं तो मेरा एक पर्पस है ना, मेरा एक पर्पस है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर हियर इन दिस स्टूडियो, तो मेरा पर्पस है बिकॉज आई नो समवन विल लिसन टू मी, समवन इज लिसनिंग टू मी, है ना, कोई मेरे को, कोई है मेरे साथ में। अगर कोई मुझे ये पता हो कि मेरे को तो कोई सुनेगा ही नहीं, मेरे को कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर क्या, मैं जानता हूं कि समवन इज देयर, स्टूडेंट्स विल लिसन टू मी,
और वो मेरे से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे मेरे से, यानी कि एक सोशल, वो आपस में वो है, एक एंगेजमेंट तो है। तो सबसे पहले फैमिली होती है, उसके बाद फिर सोसाइटी आती है, और उसके बाद फिर स्टेट आ जाता है। जब सोसाइटी से भी ऊपर आगे आ जाता है तो स्टेट इज प्रायर। स्टेट से मतलब स्टेट इज नेसेसरी। आप स्टेट के बिना मतलब व्यक्ति जो है उसका भला हो ही नहीं सकता। तो स्टेट अपने आप में एविल भी बोलते हैं वो इसको, कई बार कुछ टायरनी आ जाती है या फिर कई बार इस तरीके के शासक आ जाते हैं, कई बार मनमानी होने लगे, आर्बिट्री एक्शन हो जाए, तो स्टेट को एविल भी बोलते हैं, लेकिन ये नेसेसरी है। यानी कि स्टेट को वो कहते हैं क्या, नेसेसरी एविल। स्टेट इज नेसेसरी एविल, कि वो भयंकर तो है, दानव दैत्य तो है, लेकिन उसकी जरूरत भी है। और व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टेट के बिना या सोसाइटी के बिना उसका काम चल जाए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई ऐसा कहता है कि मैं समाज के बिना रह सकता हूं, मैं स्टेट के बिना रह सकता हूं, तो या तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, या तो फिर वो भगवान है, या फिर वो जानवर है। भगवान तो वो है नहीं, है ना, ये तो बात एकदम क्लियर है, जानवर है। लेकिन पॉलिटिकल, इसीलिए मैन इज मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, इसलिए वो कहता है मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, कि स्टेट के बिना आप रह ही नहीं सकते। और अगर आप स्टेट के बिना रह रहे हो, अगर आप ऐसा दावा कर रहे हो, तो या तो आप भगवान हो या फिर जानवर हो। जानवर ही हो सकते हो, भगवान तो हो नहीं सकते। और जानवर हो तो फिर पॉलिटिकल एनिमल हो, क्योंकि स्टेट तो चाहिए, स्टेट तो चाहिए। जानवर रहता है ना भाई, भगवान जानवर रहता है ना, जैसे शेर, जंगल में जंगल राज होता है। जंगल में जाएंगे, शेर पावरफुल है, सबको मार के खा रहा है, वहां पे जंगल राज है, वहां पे कोई स्टेट नहीं है, वहां पे कोई सरकार नहीं है, वहां पे तो जिसकी लाठी उसका भैंस है। लेकिन इंसान जो है वो भगवान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ चलता है। रूल ऑफ लॉ चलता है ना, मनुष्य जहां पे भी रह रहा है, जहां पे भी छोटी छोटी ट्राइब्स भी अगर देखेंगे, वहां पे भी अगर वो बहुत ज्यादा आइसोलेट, अगर वो दुनिया से कुछ ट्राइब्स रह रही हैं आज भी, लेकिन उनका भी समाज में उनके भी नियम कानून होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। जानवरों से तो ऊपर होते हैं। जंगल राज तो वहां पे भी नहीं होता कि किसको मार के जब मर्जी खा जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो इंसान जानवर तो है, लेकिन वो पॉलिटिकल जानवर है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर चलता है, यानी कि स्टेट का एग्जिस्टेंस तो है। तो अगर कोई कह रहा है कि वो व्यक्ति स्टेट के बिना है, रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसीलिए क्योंकि वो भगवान नहीं हो सकता है व्यक्ति, और भगवान नहीं है, इसीलिए वो क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है। ये उनकी स्टेट की थ्योरी है, और वो एक स्टेट को एक ऑर्गेनिक थ्योरी की भी वो बात करते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ये क्या चीज है? स्टेट का इंपॉर्टेंस तो उन्होंने बताया एक तरीके से अभी। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में, यानी कि वो स्टेट को ना एक पूरे शरीर की तरह, हमारी पूरी बॉडी की तरह देखते। अब अगर हमारी बॉडी में अगर एक ये छोटी सी उंगली है हमारी, अगर ये कट जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हम देखते भी है बहुत से लोग, अगर ये छोटी सी उंगली कट जाती है, या फिर किसी किसी का तो एक हाथ भी नहीं होता, बट फिर भी स्टिल दे लाइफ, है ना, वो जिंदा होते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। हम जो है जिंदा रह सकते हैं इस एक उंगली के बिना, इस एक मतलब हाथ के बिना भी, कोई कोई एक टांग के बिना भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर शूट यहाँ कर दिया जाए तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का मतलब है कि व्यक्ति जो है ना, इंडिविजुअल्स, ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, ये तो है पूरा स्टेट, है ना। और ये जो है ये इंडिविजुअल्स हैं, ये मैन, वुमन, सिटीजन, है ना, ये इंडिविजुअल्स हैं ये सब। अगर इस स्टेट में से ये मैन चला जाए तो इसका एग्जिस्टेंस तो अभी भी बना हुआ है ना, स्टेट तो रहेगा।
उस एक इंडिविजुअल के जाने से स्टेट पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। जैसे एक उंगली के कटने से हमारी बॉडी पे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन हम जिंदा रह सकते हैं, स्टेट भी जिंदा रहता है। अगर कुछ लोग अगर नहीं भी रहते, इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा उनका कहना था एरिस्टोटल का, स्टेट तो फिर भी बना रहता है। और ये सही बात भी है, स्टेट तो है ही। तो वो ऑर्गेनिक थ्योरी इसलिए कहता है ना कि वो पूरे स्टेट को बॉडी से कंपेयर करके समझाने की कोशिश करता है। स्टेट इज लाइक ए बॉडी, होल बॉडी, है ना। अगर हमारा एक हाथ कट गया तो हम फिर भी जिंदा रह सकते हैं। इस तरीके से स्टेट में से अगर कुछ इंडिविजुअल निकल जाते हैं तो चल सकता है काम। ये है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट वो अब आते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा ध्यान से देखना। इसको मैं आपको एक न्यू स्लाइड लेके समझाता हूं। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट्स कह लो, है ना। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट्स कह लो आप। इसमें क्या है, एक टेबल बनती है, इधर आ गया नंबर, या फिर टेबल नहीं, आप ऐसे समझो। ये है मोनार्की। मोनार्की क्या होती है? राजतंत्र, यानी कि रूल ऑफ वन पर्सन। अगर हमारे, मान लो मैं दिल्ली का, मैं मोनार्क, दिल्ली का या इंडिया का मैं मोनार्क हूं, और अगर मैं सोशल वेलफेयर में सारे काम कर रहा हूं, सारे मैं सही फैसले ले रहा हूं, अंडर माई, इन माई टेन्योर, इफ माई कंट्री इज ग्रोइंग एवरी डे, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, समाज में समरसता है, सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है, आई एम बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे, सब कुछ अगर अच्छा हो रहा है और एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रखा है, और मैं इस समाज इसका क्या हूं, मैं रूलर हूं, मोनार्क हूं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोनार्की क्या होती है? अपने आप में गुड फॉर्म, रूल ऑफ वन, किसी एक व्यक्ति का शासन, लेकिन अगर वो गुड फॉर्म, जिसको वो बोलते हैं गुड फॉर्म, अगर भाई वो समाज में जस्टिस डिलीवर कर रहा है, सभी का ख्याल रख रहा है, समाज में बराबरी है और अच्छे वेलफेयर के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रूलर से, तो उसको बोलते हैं मोनार्क। मोनार्क अपने आप में क्या है? रूल ऑफ वन, यानी कि गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जब ये मोनार्क जो है, ये मोनार्क जब तानाशाह बन जाएगा ना, जब ये सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और लोगों के हित में काम नहीं करेगा, जनता का ध्यान नहीं रखेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, एजुकेशन में कुछ नहीं, हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं, और सिर्फ वो अपना पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट उसके सोसाइटी के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? टायरानी बोलते हैं उसको। ये अपने आप में क्या है? बैड या कन्वर्टेड फॉर्म, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, करप्ट फॉर्म कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टायरानी क्या है अपने आप में? करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्क है एक व्यक्ति लेकिन अच्छा शासक, टायरानी है एक व्यक्ति लेकिन करप्ट शासक। अब इस करप्ट शासक को, इस एक व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए समाज के कुछ लोग आगे आएंगे, सोसाइटी के, देश के कुछ लोग, कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल, कुछ पढ़े लिखे, कुछ करेज वाले लोग, इस तरीके के कुछ लोग, जागरूक लोग आगे आएंगे, और वो इस टायरानी को, इस शासक को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे, रेवोल्यूशन करवाएंगे वो लोगों से, लोगों को समझाएंगे और इसके शासन को उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे रशिया में रेवोल्यूशन हुई, रशिया में लेनिन लेनिन और उसकी पार्टी ने रेवोल्यूशन कर दी और वहां से मतलब जारशाही को उखाड़ के फेंक दिया। जारशाही क्या थी? टेरन था वो वहां पे, है ना, वो तानाशाही थी, वो करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो। तो जब इस टेरेनी को वो कुछ लोग जो उखाड़ के फेंकेंगे सत्ता से, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट, और वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाती है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, ये अपने आप में गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
ये अपने आप में क्या है, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये कुछ लोग जो है इनके ये भी लोभी हो जाएंगे, इनके अंदर भी लालच आ जाएगा, ये भी लोभी हो जाएगी, ये भी करप्शन करने लगेंगे और इनके भी सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, सोसाइटी के ऊपर ये रखने लग जाएंगे, स्टेट के ऊपर। तो ये हो जाएगी फिर अपने आप में बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगैर्की। उसको बोलेंगे ओलिगैर्की। ये अपने आप में क्या है, बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर करप्ट फॉर्म ऑफ कर लो। अब ये कुछ लोग जब करप्ट हो गए ना, पहले एक व्यक्ति अच्छा था फिर वो करप्ट हुआ, फिर वो एक व्यक्ति करप्ट हुआ तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, उनको एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, और वो जो गवर्नमेंट बनी इसको बोलते हैं क्या, एरिस्टोक्रेसी। अब ये कुछ लोग जो है अभी तक अच्छे, लेकिन अब ये क्या हो गए, अब ये करप्ट हो गए, तो इसको बोलेंगे क्या, ओलिगैर्की। अब इन कुछ लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए पूरे देश की जनता आ जाएगी सामने, तो उस पूरे देश की जनता जो सामने आएगी उसको बोलेंगे, और दे विल फॉर्म ए गवर्नमेंट, दे विल फॉर्म ए गवर्नमेंट, पीपल विल कम टुगेदर, पूरे देश इकट्ठा आएगा और इन ओलिगैर्की को उखाड़ के, इन ओलिगैर्क्स को उखाड़ के फेंक देंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, पॉलिटी। उसको बोलते हैं पॉलिटी। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है मिक्स्ड। जब सारे देश की जनता इकट्ठी हो जाए और उन ओलिगैर्क्स को उखाड़ के सत्ता से फेंक दिया जाए, तो इसको बोलते हैं पॉलिटी। और जब पूरे देश की जनता ही भ्रष्ट हो जाए ना, वो जनता जिनको रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे देश की जनता ही, जनता को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी, और खुद जनता भी जब भ्रष्ट हो जाए, तो वो होती है वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। जो आज इसके लिए इतनी मारा मारी हो रही है, इसको बोलते हैं वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फिर जब इस पूरे देश की जनता जब करप्ट हो जाएगी, तो फिर कोई एक हीरो जन्म लेगा और वो फिर कंट्रोल फिर अपने हाथ में ले लेगा, तो वो फिर दोबारा से मोनार्की आ जाएगी, ऐसे साइकिल चलेगी। इसको इस स्लाइड में अगर आप समझोगे तो थोड़ा इजीली। चलो, अब नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पे, सिटीजनशिप, सिटीजन कौन होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सिटीजन इज वन citizen is one who participates in legislature and courts, who participate। आज के जमाने में हम सिटीजन होने के नाते हम राइट्स की बात करते हैं कि वी बॉर्न ऑन दिस अर्थ, वी बॉर्न ऑन द लैंड ऑफ द इंडिया, एंड वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड सिंस वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सिर्फ इसीलिए हमारे कुछ राइट्स हैं, हम क्लेम करने लगते हैं कि ये मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, मेरे को फलाना मिलना चाहिए, यानी कि हम राइट्स हो गए हमारे। सिटीजनशिप मिलते ही हम राइट्स की बात करने लगते हैं, यानी कि, लेकिन उस जमाने में क्या था, एरिस्टोटल क्या कहते हैं, सिटीजनशिप बटेगी नहीं पहले तो सिटीजनशिप उसी को मिलेगी जो पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि नेशन, राष्ट्र के विकास में जो पार्टिसिपेट करेगा किसी तरीके से, उसको सिटीजनशिप मिलेगी। आपको कुछ करना पड़ेगा, यानी कि वो राइट से ज्यादा ड्यूटीज से रिलेटेड है। सिटीजनशिप जो है राइट से ज्यादा ड्यूटीज से संबंधित है। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रो और डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और द नेशन, देन ओनली यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ द नेशन, और एल्स नॉट। तो आज तो हम राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उस जमाने में एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ पार्टिसिपेशन है आपका, आप नेशन के ग्रो में, डेवलपमेंट में कुछ कर रहे हो, तो ही आप सिटीजन हो, नहीं तो आप। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक तो आपको लेजिस्लेशन में करोगे आप, या फिर कोर्ट्स में करोगे, या तो आप संसद में बैठे हैं जो लोग, और या फिर कोर्ट्स में बैठे हैं यानी कि न्यायपालिका में। अब ये दोनों ही ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशंस है कि यहाँ पे बड़ा आपको लॉजिक्स चाहिए आपको, क्योंकि न्यायपालिका में बैठे हो तो आपको यू हैव टू डिलीवर द जस्टिस, है ना, आपको न्याय करना है। आप संसद में भी बैठे हो तो भी आपको न्याय करना है, जस्टिस करना है। जस्टिस का मतलब यही नहीं कि किसी को सजा देना, जस्टिस वाले पॉइंट पे आके अभी हम बात करेंगे। तो आपके अंदर
एक अच्छा, आप वाइज होनी चाहिए, आपके अंदर सोचने समझने की अच्छी शक्ति होनी चाहिए, आपने कुछ करा हुआ देश के लिए होना चाहिए, तो ही आप कैपेबल हो यहाँ जाने के लिए। यानी कि सिटीजनशिप जो है सीधे तरीके से कर्तव्यों से जुड़ी हुई है, अधिकारों से नहीं जुड़ी हुई है। सिटीजनशिप डिफाइंड बाय एक्टिव रोल, नॉट रेजिडेंस और टैक्सेस। ये नहीं कि आपने टैक्स भरता हूं मैं तो साल का 2 लाख रुपए टैक्स भरता हूं और फिर घूम रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि सिर्फ टैक्स भरना और आपने सिर्फ इस धरती पे जन्म ले लिया, देश की धरती पे, तो आप सिटीजन हो गए, नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा देश के लिए, तभी आप सिटीजन हो गए। या तो आप फौज में जाके लड़ो, दुश्मनों के, पाकिस्तानियों के 2-4 लोगों को मारो आप, या तो फौज में जाके चाइना पे जाके लड़ाई करो, या फिर आप किसी भी तरीके से आपने कुछ ऐसा सोसाइटी में कुछ ऐसा मैसेज आपने स्प्रेड किया हो जो लोग आपसे मोटिवेट होके सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर में बदलाव आया हो, डेवलपमेंट हो रहा हो, किसी भी तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। गुड सिटीजन ऑलवेज गुड मैन डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूडेड। अब वो एक ही बड़ा कंट्रोवर्शियल वो बात कहते हैं, वो सिटीजनशिप से ना मतलब वो एक्सक्लूड कर देता है काफी सारे लोगों को। किस किस को? स्लेव्स को, वुमेन्स को, एल्डर्स को और चिल्ड्रंस। तो लगभग लगभग उन्होंने 70% लोगों को तो 70 से 80% लोगों को तो सिटीजनशिप से मतलब वंचित कर दिया। समाज में 50% तो महिलाएं होती हैं, 50% तो सीधे तौर पे भी, फिर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, स्लेव भी हैं, 30% ये लगा लो सारे। तो यानी कि सिटीजन होगा कौन? सिटीजनशिप उनमें से ही होगा। यानी कि एक तरीके से एक ले लो कि भाई 20 से लेके और 50-55 साल तक की उम्र तक का व्यक्ति जो होगा ना, मेल, उनमें से ही लोग होंगे, वो भी सारे नहीं। भाई 20 से 50 एक तरीके का ये विंडो है क्या लो, वो भी सारे नहीं, 20 से 50-55 वाले, उसमें से भी कुछ लोग जिन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया होगा, वो सिटीजनशिप वो के लायबल होंगे। ट्रू सिटीजनशिप लिंक्ड टू द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी आप ट्रू सिटीजन हो। तो ये आज का इतना टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को थोड़ा वाइड है आगे भी कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरी वीडियोस, आप काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।